हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। आज हम देख रहे हैं यूजीसी नेट जीआरएफ हिंदी विधा। विधा है इसकी नाटक। सबसे पहले यूजीसी नेट जीआरएफ में लगे हुए जो भी नाटक हैं हम उनको एक एक क्लास करके सभी नाटकों को एक बारीकी से देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेमचंद कुशवाहा। आज देख रहे हैं हम यूजीसी नेट जीआरएफ हिंदी नाटक जो एक एक आपके क्रम में लगे हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले लगा हुआ है आपका यूजीसी नेट जीआरएफ में भारत दुर्दशा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1880 है। इसके रचयिता भारत हिंदू हरिश्चंद्र हैं। दूसरा है आपका अंधेर नगरी जो 1881 में लिखा गया था भारत हिंदू हरिश्चंद्र द्वारा। अगला है स्कंदगुप्त जो 1928 में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया। चंद्रगुप्त जो 1931 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। आगे है अगला 5 नंबर है ध्रुव स्वामिनी जो 1933 में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए जो अंधा युग है, अंधा युग 1954 में धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। और सिंदूर की होली 1934 में ये लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया है। आषाढ़ का एक दिन 1958 में जो मोहन राकेश ने लिखा है। अगला आधे अधूरे 1969 ईस्वी में मोहन राकेश द्वारा ये लिखा गया है। आगे आगरा बाजार 1954 में ये हबीब तनवीर द्वारा लिखा गया नाटक है। आगे देखिए अगला जो नाटक है बकरी है 1974 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा है। अगला जो 12वें नंबर है आपका नाटक है एक और द्रोणाचार्य 1977 जिस शंकर शेष द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला है अंजो दीदी जो 1955 में उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखा गया है। अगला जो अंतिम नाटक है जिसका नाम है महाभोज जो 1983 ईस्वी में मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया है। ये आपके सिलेबस में यूजीसी नेट जीआरएफ में लगे हुए सभी नाटक हैं। इनकी एक एक क्लास करके हम सभी नाटकों को कवर करेंगे। जैसा कि आपके सिलेबस में लगा हुआ है यूजीसी नेट जीआरएफ विधा, यूजीसी नेट जीआरएफ विधा है नाटक आपका। मैं प्रेमचंद कुशवाहा आप पहले तो आप इस चैनल पर प्रथम बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक विकलांग का इम्प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, इस श्रेणी हम देखते हैं नाटक। जो नाटक विधा है उससे पहले देखिए आप नाटक क्या है, नाटक कहते कैसे हैं, इसकी व्युत्पत्ति कैसी होती है। जो नाटक है इसकी व्युत्पत्ति नाटक शब्द संस्कृत की नट धातु में अक प्रत्यय के योग से बना है जिसका अर्थ होता है अभिनय करना। नाटक क्या है, नाटक शब्द संस्कृत की नट धातु में अक प्रत्यय के योग से बना है जिसका अर्थ होता है अभिनय करना। आगे अब जो नाटक है इसकी जो परिभाषाएं हैं अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं उसके संबंध में आप देखिए। सबसे पहले आते हैं आपके धनंजय ने अब क्या परिभाषा दी है, ये दी है उन्होंने अवस्था अनुकृति नाट्यम। धनंजय कहते हैं अवस्था अनुकृतीय नाट्यम, ये कहते हैं अवस्था का अनुकरण करना ही क्या है, नाटक है। ये धनंजय का कहना है, अवस्था का अनुकरण करना ही नाटक है। आगे जो अगला कथन है, जो अगली जो परिभाषा दी है महिम भट्ट के द्वारा दी गई है। महिम भट्ट बोलते हैं विभावा अनुभावम वर्णना काव्यमुच्यते तेषामेव प्रयोगस्तु नाट्य गीतादि रंजितम। महिम भट्ट कहते हैं विभावा अनुभावानां वर्णना काव्यमुच्यते तेषामेव प्रयोगस्तु नाट्य गीतादि रंजतिम। ये इनका जो अर्थात इनका जो कहने का तात्पर्य है महिम भट्ट का जो नाटक के संबंध में कहते हैं विभावों अनुभावों का वर्णन काव्य कहलाता है। विभावों अनुभावों का वर्णन काव्य कहलाता है तथा उनका गीत अभिनय आदि के माध्यम से प्रयोग कर दिखाना ही नाटक है, ये कहती हैं महिम भट्ट। अगला जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो परिभाषा है नाटक के संबंध में वो भारतेंदु हरिश्चंद्र कहती हैं नाटक का अर्थ है नाटों द्वारा की जाने वाली क्रिया। जो नाटक का अर्थ है नाटों द्वारा की जाने वाली क्रिया, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं। अगली जो परिभाषा है जयशंकर प्रसाद कहते हैं भावों का अभिनय के माध्यम से उद्गार नाटक है। भावों का अभिनय के माध्यम से उद्गार नाटक है,
ये कहते हैं जयशंकर प्रसाद। अगला जो विलियम शेक्सपियर हैं वो कहते हैं नाटक की परिभाषा देते हुए बताते हैं, नाटक दर्पण के समान है, नाटक दर्पण के समान है जिसमें प्रकृति स्वरूप बिंब युग आकृति उसके प्रभाव बिंबित होते हैं। जो विलियम शेक्सपियर कहते हैं नाटक की परिभाषा देते हुए, नाटक दर्पण के समान है जिसमें प्रकृति स्वरूप बिंब युग आकृति तथा उसके प्रभाव बिंबित होते हैं। ये कहते हैं विलियम शेक्सपियर। ठीक है, आगे देखिए जो नाटक है, नाटक की जो उद्भव कैसे हुआ, ये पर कुछ उद्भव के संबंध में अलग अलग विद्वानों का मत है। कि पहला है भरतमुनि कहते हैं नाटक के लिए विश्वकर्मा ने रंगमंच का निर्माण किया। जो नाटक के लिए विश्वकर्मा ने रंगमंच का निर्माण किया, शिव जी ने उसमें तांडव तथा पार्वती ने लास्य नृत्य किया। ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि नाटक के लिए विश्वकर्मा ने क्या किया, रंगमंच किया, रंगमंच का वर्णन निर्माण किया, शिव जी ने उसमें तांडव, ठीक है, तांडव किया और पार्वती जी ने उसमें लास्य नृत्य किया। ये है भरतमुनि का कहना। आगे जो नोट है महत्वपूर्ण है, संसार का पहला नाटक समुद्र मंथन के नाम से देवताओं व राक्षसों के मध्य खेला गया। ये आपको विशेष ध्यान देना है। जो संसार का पहला नाटक है समुद्र मंथन के नाम से देवताओं व राक्षसों के मध्य खेला गया है। आगे जो अगली परिभाषा देते हुए उद्भव के बारे में बताते हैं वो है आपकी पिशेल। पिशेल कहते हैं कि पिशेल का कहना है नाटकों की उत्पत्ति कठपुतली कला से हुई है। ये सर्वमान्य मत है। पिशेल कहते हैं कि क्या नाटकों की उत्पत्ति कठपुतली की कला से हुई है, नाटकों की उत्पत्ति कठपुतली कला से हुई है। ठीक है, आगे देखिए डॉक्टर रिजवे का कहना है, डॉक्टर रिजवे कहते हैं नाटकों की उत्पत्ति मृतक वीर पूजा से हुई है। ठीक है, डॉक्टर रिजवे का कहना है नाटकों की उत्पत्ति मृतक वीर पूजा से हुई है। आगे डॉक्टर हिलेब्रो एवं प्रोफेसर कोनी की जो परिभाषा है वो कहते हैं नाटकों की उत्पत्ति स्वांग कला से हुई है। प्रोफेसर हिलेब्रो एवं प्रोफेसर कोनी का कहना है कि नाटकों की उत्पत्ति स्वांग कला से हुई है। ठीक है, अगली जो अरस्तु हैं और जयशंकर प्रसाद का कहना है कि ये कहते हैं, जयशंकर प्रसाद और अरस्तु बताते हैं ये दोनों नाटकों की उत्पत्ति मनुष्य की अनुकरण की प्रवृत्ति से मानते हैं। अरस्तु और जयशंकर प्रसाद हैं जो नाटक की उत्पत्ति को मनुष्य की अनुकरण प्रवृत्ति से मानते हैं। ये तो नाटक के संबंध में विशेष तथ्य हो गए। अब सबसे पहले यूजीसी नेट जीआरएफ में लगा हुआ एक अंधेर नगरी नाटक है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। हम इसके से ये सबसे पहले इसको देखते हैं। जयशंकर प्रसाद ने लिखा, इसका प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1881 ईस्वी में लिखा गया। इसकी श्रेणी की बात करें तो ये श्रेणी कैसी है, इसकी श्रेणी है इसकी प्रहसन है। प्रहसन का मतलब होता है जिसमें एक अंक हो और ठीक है, इसमें एक अंक है। और बात करते हैं श्रेणी कैसी इसकी, इसका ये प्रहसन है अंधेर नगरी। इसका प्रकाशन वर्ष हो गया 1881 में, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। अच्छा, बात कीजिए इसकी, तो मैंने बताया श्रेणी तो हो गई आपकी प्रहसन। दृश्य की बात करें इसमें 6 तो दृश्य होते हैं इसमें, और प्रथम दृश्य का नाम देखिए, आपको ये सभी दृश्य याद होने चाहिए, ये महत्वपूर्ण दृश्य हैं, ये सब याद होना चाहिए आपको। कितने दृश्य हैं, श्रेणी क्या है, प्रकाशन वर्ष क्या है, और कितने दृश्य हैं, दृश्यों के में अंदर कितना, उसके अंदर किस किस जगह का वर्णन किया गया है। जो प्रथम दृश्य है, प्रथम दृश्य में बाह्य प्रांत है, द्वितीय दृश्य में बाजार है, बाजार का उल्लेख मिलता है, और तृतीय दृश्य है उसमें जंगल है, और चतुर्थ दृश्य है उसमें राज्यसभा, पंचम दृश्य में अरण्य, षष्ठम दृश्य में देखें तो शमशान है। तो ये इस तरह से इसके अंधेर नगरी नाटक के ये क्या हो जाते हैं, दृश्य हो जाते हैं। दृश्यों की संख्या 6 है। आगे इसका जो कथानक है, आप कथानक देखिए, कथानक में बताया गया है कि यह
यह एक लोक कथा पर कथानक है। यह एक लोक कथा पर आधारित नाटक अर्थात प्रहसन है, जिसमें रचनाकार ने राज्य व्यवस्था, जाति प्रथा, उच्च वर्ग की समिति सोच आदि की निंदा की है। यह प्रश्न किसी जमींदार को लक्षित कर नेशनल थिएटर के लिए लिखा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस राज्य में चौपट राजा जैसा शासन हो, विवेक और अविवेक का भेद नहीं किया जाए, वहाँ प्रजा की स्थिति दयनीय हो जाती है। ये है इसका कथन है। ये कथन में देखिए, यह एक लोक कथा पर आधारित है, नाटक है, जिसमें रचनाकार ने राज्य व्यवस्था, जाति प्रथा, उच्च वर्ग की सामिति सोच आदि की निंदा की है। यह प्रश्न किसी जमींदार को लक्षित कर नेशनल थिएटर के लिए लिखा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य में एक चौपट राजा जैसा शासन हो, विवेक अविवेक का भेद नहीं किया जाए, वहाँ प्रजा की स्थिति दयनीय हो जाती है। इस तरह से ये होता है इसका कथानक। आगे देखिए, अगला जो महत्वपूर्ण है इसमें बताया गया है आगे, जो अंधेर नगरी नाटक है। देखिए, इसमें जो दृश्य हैं, दृश्यों में जो घटित घटनाएं हैं उनका क्रम देखते हैं। प्रथम दृश्य की बात करते हैं। प्रथम दृश्य की बात करते हैं इसमें क्या हुआ है, महंत जी द्वारा 2 चेलों के साथ राम राम भजो गायन से आरंभ। जो प्रथम दृश्य है, महंत जी द्वारा 2 चेलों के साथ राम भजो गायन से आरंभ किया जाता है। अच्छा, लोभ पाप का मूल है। इस गायन के साथ सभी के प्रस्थान से अंत होता है। ठीक है, ये प्रथम दृश्य है। इसमें क्या होता है, महंत जी द्वारा 2 चेलों के साथ राम भजो गायन से ये आरंभ होता है प्रथम दृश्य, और लोभ पाप का मूल है। इस गायन के साथ सभी के प्रस्थान से इस दृश्य का क्या होता है, अंत होता है। ठीक है, अगला जो द्वितीय दृश्य है अंधेर नगरी नाटक का, तो ये देखिए अंधेर नगरी नाटक में जो उसका दूसरा दृश्य है उसमें बताया है, कबाब खाने में कबाब बेचने से आरंभ तथा जो गोवर्धन दास द्वारा मिठाई खाते हुए तथा अंधेर नगरी का गीत गाते हुए जाने से अंत होता है। जो तीसरा दृश्य है अंधेर नगरी नाटक का, इसमें तीसरे दृश्य में बताया गया है, महंत और नारायण दास द्वारा एक ओर राम भजो के गीत से और दूसरी ओर गोवर्धन दास द्वारा अंधेर नगरी के गीत गाने से आरंभ। महंत का नारायण दास के साथ प्रस्थान तथा गोवर्धन दास द्वारा बैठकर मिठाई खाने से अंत होता है तृतीय दृश्य का। ठीक है, आगे ये आपको घटनाएं कुछ याद रहनी चाहिए, इससे प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, चौथा अंक है अंधेर नगरी का। इसमें देखिए चौथा दृश्य में बताया गया है, राजा, मंत्री और नौकर लोगों द्वारा राज्यसभा में यथा स्थान बैठने एवं सेवक द्वारा चिल्लाकर पान खाए महाराज कथन से आरंभ। राजा द्वारा कोतवाल को फांसी देने और दरबार के लोगों द्वारा कोतवाल को पकड़कर एक ओर से ले जाने तथा दूसरी ओर मंत्री को पकड़ने और राजा के जाने से अंत होता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, चौथे अंक में राजा, मंत्री और नौकर लोगों द्वारा राज्यसभा में यथा स्थान बैठने एवं सेवक द्वारा चिल्लाकर पान खाए महाराज कथन से आरंभ होता है। राजा द्वारा कोतवाल को फांसी देने और दरबार के लोगों द्वारा कोतवाल को पकड़कर एक ओर ले जाने तथा दूसरी ओर मंत्री को पकड़ने और राजा के जाने से अंत होता है। ये हुआ आपका चौथा दृश्य अंधेर नगरी नाटक का। जो अगला है पंचम दृश्य है, पंचम दृश्य की बात करें तो इसमें राग काफी में गोवर्धन दास के इस गीत से आरंभ। अंधेर नगरी अनभुज राजा है, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। ये गुरुजी शब्द से गोवर्धन दास के चिल्लाने और प्यादे द्वारा उसे पकड़कर ले आने से ये होता है। ठीक है, इसमें पंचम दृश्य में ये इतना वर्णन किया गया है। राग काफी में गोवर्धन दास है, इस गीत से आरंभ करता है कि अंधेर नगरी अनभुज राजा टका शेर भाजी टका शेर खाजा।
गुरुजी शब्द से गोवर्धन दास के चिल्लाने से और प्यादे द्वारा से उसे पकड़कर ले जाने से इसका क्या होता है, अंत होता है। जो षष्ठम दृश्य है, छठा दृश्य है अंधेर नगरी नाटक का, ये देखिए इसमें बताया है, गोवर्धन दास को पकड़े हुए यानी चार सिपाहियों के प्रवेश जाने से अंत एवं गोवर्धन दास के बारे में मुझे बेकसूर को फांसी कहने से आरंभ, गुरुजी के कथन से अंत, जहाँ न नीति न जहाँ यहाँ इसमें षष्ठम दृश्य में इसमें गुरुजी द्वारा एक कथन दिया गया है जिससे क्या छठे दृश्य का अंत होता है। वो कथन है, जहाँ ना नीति धर्म ना बुद्धि से, ये कथन है जहाँ ना नीति हो ना धर्म, धर्म ना बुद्धि, ये कुछ काम ना करती। ये छठे दृश्य का गुरुजी द्वारा कथन है। उस कथन से इसका अंत होता है। आगे जो अंधेर नगरी है उसके जो पात्र हैं उनकी हम बात करते हैं, क्या क्या इसमें कौन कौन से पात्र हैं। सबसे पहले देखिए जो अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी अंध व्यवस्था की प्रतीक है। अंधेर नगरी है वो क्या है, अंध व्यवस्था की प्रतीक है। जो चौपट राजा है ये विवेकहीनता एवं न्याय दृष्टि नहीं होने का प्रतीक और विलासिता का प्रतीक, निरंकुश सत्ता का प्रतीक व लोलुपता का प्रतीक, ये चौपट राजा की इसमें विशेषता बताई गई है। अगला है जो गोवर्धन दास है वो क्या है, गोवर्धन दास लोभ वृत्ति एवं पेटू लोगों का प्रतीक है। आगे जो महंत जी हैं, महंत जी का है इसमें ये महंत जी ज्ञान है और दूरदर्शिता व्यवहार कुशलता नीति उपदेश के प्रतीक हैं। ये ज्ञान दूरदर्शिता व्यवहार कुशलता नीति उपदेश के प्रतीक हैं महंत जी। आगे जो बकरी है, एक इसमें बकरी भी आया है पात्र, वो है क्या, ये निरीह आम जनता की प्रतीक है। जो बकरी ये क्या है, निरीह आम जनता की प्रतीक है। और ये है एक फरियादी है, इसमें आम आदमी और न्याय मांगने वाले प्रतीक हैं। ये आपको जो पात्र हैं इनके संबंध में क्या क्या है ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला देखिए आप 7 नंबर है इसमें नारायण दास ये महंत का शिष्य है, ये आज्ञाकारी और सीखने वाले का प्रतीक है। ठीक है, आगे देखिए अंधेर नगरी के जो मुख्य गीत हैं इनसे कुछ प्रश्न पूछा जाता है, क्रम से भी पूछने के लिए पूछ लिया जाता है। ये आपकी क्रम से जो गीत लगे हुए हैं आपको क्रम में लगाने के लिए भी पूछ लिया जाता है, इसलिए ये जो गीत हैं इनको विशेष ध्यान देना आप। राम भजो यह प्रथम दृश्य में महंत जी और दोनों शिष्यों के साथ ये इस गीत को गाते हैं। अगला जो गीत है लोभ पाप को मूल है, ये है लोभ पाप को मूल है। ये प्रथम दृश्य के अंत में महंत जी द्वारा गोवर्धन दास को लोभ से दूर रखने की शिक्षा देते हुए गाना गाते हैं, गीत गाते हैं। ये अगला जो 3 नंबर है इसमें देखिए आप चने बनावे घासी राम, ये आपके अंधेर नगरी नाटक के ये दूसरे दृश्य में घीसा राम द्वारा गाना गाया जाता है, चने बनावे घासी राम। जो अगला है देखिए चूरन अमल भेद का भारी, ये दूसरे दृश्य में इसमें पाचक वाला एक जागरूक व्यक्ति का प्रतीक है, वो गाना गाता है चूरन अमल वेद का भारी, है ना। तो ये आगे दूसरे दृश्य में है, इसमें पाचक वाला के द्वारा ये गाया जाता है। जो पाचक वाला है वो आपका जागरूक व्यक्ति का प्रतीक है, ये आपको ध्यान देना है। आगे देखिए आगे जो 5वां है मछली से मछली, ये इसमें दूसरे दृश्य में एक मछली वाली होती है, उसके द्वारा ये गीत गाया जाता है मछली वाली द्वारा। ठीक है, आपका जो आगे देखिए 7 नंबर है आपका 6 नंबर देखिए सेत सब एक से, इसमें तीसरे दृश्य में महंत जी द्वारा ये गीत गाया जाता है। 7 नंबर देखिए आप 7 नंबर पे है चूरन खावे एडिटर जात, इसमें दूसरे दृश्य में इसको पाचक वाला गाता है,
इसमें चूरन खावे एडिटर जात, ये आपको ध्यान देना है। ये चूरन चूरन से शब्द आ रहा है, तो ये कौन गाता है? पाचक वाला गाता है, और वो भी दूसरे दृश्य में गाता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला जो 8 नंबर जो गीत है, इसमें देखिए आप, ये अंधेर नगरी अनभुज राजा है। अंधेर नगरी अनभुज राजा, ये 5वें दृश्य में गोवर्धन दास द्वारा ये गीत गाया जाता है, अंधेर नगरी अनभुज राजा। ठीक है, ये एक अंधेर नगरी के प्रतीक के बारे में बताया गया है। ये आपके कुछ 8 महत्वपूर्ण गीत हैं, इनको आप याद करे रखें। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये देखिए आप, ये है आपका चूरन अमर वेद का भारी। अगला है इसमें सेत, सेत सब एक से, ये इम्पोर्टेंट है। ये भी आपका अंधेर नगरी अनभुज राजा, ये आपकी इम्पोर्टेंट गीत हैं अंधेर नगरी नाटक के। आगे इसमें अंधेर नगरी नाटक के संबंध में जो विशेष तथ्य है वो आप देखिए। इसमें देखिए 1881 ईस्वी में तो इसका प्रकाशन होता है, और ये प्रहसन श्रेणी का नाटक है। इसमें प्रथम एक अंक होता है, और इसमें अंक की बात करें तो इसमें कितने हैं अंक हैं? इसमें 6 दृश्य हैं। आगे देखिए, इसमें 1 अंक है, इसमें 6 दृश्य हैं। ठीक है, और जो इसकी जो विशेषता है, विशेष तथ्य में देखेंगे हम, जो 1881 में जमींदार को लक्षित कर नेशनल थिएटर के लिए लेखन में यह नाटक की प्रहसन श्रेणी में लिखा गया है। किसमें? एक जमींदार को लक्षित करके नेशनल थिएटर के लिए लेखन लिखा गया था, उसी को प्रहसन श्रेणी में एक नाटक के रूप में दर्शाया गया है। आगे देखिए, जो 1882 में प्रताप नारायण मिश्र के प्रयास से कानपुर में मंचन हुआ, जो अंधेर नगरी नाटक है, इसका 1882 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र के प्रयास से कानपुर में, कहाँ पे? कानपुर में किसका क्या मंचन हुआ, ये आपसे महत्वपूर्ण इसमें बिंदु है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1882 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा के कानपुर में इसका मंचन हुआ है, किसका? अंधेर नगरी नाटक का। आगे जो विशेष तथ्य है इसमें देखिए आप, बताया गया है विशेष तथ्य में, जो अंधेर नगरी नाटक को कालजयी कृति, अंधेर नगरी नाटक को कालजयी कृति की संज्ञा किसने दी है? ये संज्ञा दी है आपकी रामविलास शर्मा जी ने कहा है कि अंधेर नगरी नाटक कालजयी कृति है। रामविलास शर्मा जी कहते हैं जो अंधेर नगरी नाटक है वो कालजयी कृति है। आगे जो अगले जो लेखक हैं ये कहते हैं नेमी चंद्र जैन हैं, उनका कहना है अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का दूसरा नाम है। ये अंधेर नगरी के संबंध में जो विशेष तथ्य है उसमें कहते हैं नेमी चंद्र जैन के द्वारा कहा गया कथन है कि अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का दूसरा नाम है। अंधेर नगरी ही अंग्रेजी राज्य का दूसरा नाम है, ये कहते हैं आपके नेमी चंद्र जैन। जो सिद्धनाथ कुमार हैं उनका कहना है, कथन है उनका, युग चेतना से संबंधित नाटक, ये अंधेर नगरी क्या है? युग चेतना से संबंधित नाटक है। आज इसी श्रेणी में हमने देखा कि यहीं पे आपका ये समाप्त होता है अंधेर नगरी नाटक। हमने देखा कि अंधेर नगरी नाटक, उसके पात्र, उसकी कथानक, उसमें जो दृश्य हैं उन सभी दृश्यों को हमने देखा। इसका प्रकाशन वर्ष इसी श्रेणी में। और देखिए हमने बताया कि जो नाटक क्या है, नाटक के संबंध में इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, ये इसलिए इसी श्रेणी में हम क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।